हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी में हमने विंड सिस्टम के अंदर प्लेनेटरी विंड्स को अच्छे से पढ़ा है। प्लेनेटरी विंड के बाद हमने कुछ पीरियोडिकल विंड्स को पढ़ा, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इसके अलावा माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज, और हमने विश्व में पाई जाने वाली अलग अलग लोकल विंड्स को भी अच्छे से देखा। इसके बाद हमने जेट स्ट्रीम को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है और इन सब पे मैं आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मानसून विंड क्या होती है, मानसून पवनें क्या होती हैं और ये मानसून पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो देखिए मानसून जो है, इस मानसून को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मानसून पवनें होती क्या है। देखिए, मानसून पवनें ऐसी पवनें होती हैं जब वो किसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं तो वर्ष में 2 बार इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो मानसून पवनें क्या होंगी? इनकी पवनों के अंदर वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तन होता है। 2 बार दिशा परिवर्तन, यानी ये अपनी डायरेक्शन जो है वो 2 बार परिवर्तित करेंगी वर्ष में। ठीक है, अब देखिए 2 बार परिवर्तन जो वर्ष में हो रहा है, सिर्फ ऐसी ही पवनें जिनमें 2 बार पड़ता हूं उसी को मानसून पवनें कहते हैं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। इसके साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो स्थल और जल भाग के अंदर एक विशेषता होती है कि ये तापीय विभेदन होता है। इनमें एक डिफरेंशियल हीटिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से ये पवनें उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जो स्थल भाग होते हैं, स्थल भाग जो होते हैं उनमें और जल में तापीय विभेदन होता है, डिफरेंशियल हीटिंग और थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है। इसे बोलेंगे थर्मल कॉन्ट्रास्ट। और ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट क्यों उत्पन्न हो रहा है कि स्थल भाग जो होते हैं वो जल्दी तो गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जो जल भाग होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, ये धीरे तो गर्म होती हैं और धीरे ही ठंडे होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल हीटिंग की प्रॉपर्टी के कारण दोनों के बीच एक तापमान में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसे तापीय विभेद या थर्मल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से प्रेशर जो है उसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हम जानते हैं कि जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और इसकी वजह से पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। और ऐसी पवनें, और ये पवनें जो कि वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, यानी 2 बार दिशा परिवर्तन कब होगा? इसके साथ साथ 2 बार तापमान की दशाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन ये है तो दूसरी कंडीशन में इस प्लेस पे लो टेम्परेचर, इस पे हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब पवनें फिर इस दिशा में चलने लगेंगी, यानी कि पूरा रिवर्सल हो जाएगा पवनों का, पूरा 180 डिग्री पवनें अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। ठीक है, ऐसी पवनें मानसून पवनें कहलाती हैं। अब इसकी टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो मानसून वर्ड है, ये मानसून वर्ड 2 शब्द ऐसे हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाता है। पहला है, एक अरेबियन वर्ड है, एक अरब भाषा का शब्द है मौसिन। ठीक है, इससे उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा मलाय वर्ड है, एक मलाय भाषा का। मलाय भाषा कहाँ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर रीजन में जो बोली जाती है, इसमें बोला जाता है, वहां इसको बोला जाता है मॉनसिन। ठीक है, तो मौसिन या मॉनसिन जो है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है मौसम या सीजन। ठीक है, मौसम या सीजन होता है मॉनसिन, और इसके अलावा मॉनसिन और मौसिन। ठीक है, तो मौसम या सीजन जो है वो वर्ड मॉनसून निकल के आया है यहां से। अब ये इसकी उत्पत्ति अगर देखें हम, तो हम बात कर रहे हैं अरेबियन और मलयन वर्ड है, यानी इसका संबंध किससे होगा? अरब और मलय प्रायद्वीप के आसपास का क्षेत्र क्या है? हिंद महासागर है। यानी इनकी उत्पत्ति जो देखी गई है वो अरब सागर जो है, उस अरब सागर में चलने वाली पवनों के आधार पर देखी गई।
क्योंकि यहाँ पर क्या थे, अरब क्षेत्र के जो व्यापारी जो थे वो यहाँ पर आते थे, तो उन लोगों ने एक ऐसी पवनों को देखा कि जो पवनें क्या करती हैं, वर्ष में 2 बार चलती है। ये क्या करती हैं, ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी होती है, ठीक है, तो गर्मी की ऋतु में तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही होती है, ठीक है, और जब शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में ये उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम में चल रही होती है, ठीक है। और इस शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन होगा तब ये चलेंगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और जब विंटर सीजन होगा तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चल रही होती थी। तो ऐसी पवनों के आधार पर ही मानसून शब्द जो है, जो कि अरबियन भाषा में मौसिन से निकला है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और इसको देख करके ही यहाँ पर अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। अब ये जो पवने हैं, जो हमारी मानसून पवने हैं, ये मानसून पवने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंद महासागर तक या उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित हैं। ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में मानसून पवने पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये कहां कहां पर हमें मिलती हैं, इन पवनों के बारे में अगर हम देखें तो ये कहां कहां पर मिलती है हमें पवने। ये पवने जो है दोस्तों, मानसून की पवने जो है वो हमें मिलती हैं अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, यहां पर भी मानसून पवने आती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो अफ्रीका है, उस अफ्रीका में जो गिनी तट के आसपास का जो क्षेत्र है, गिनी तट के पास का जो पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र है, यहां पर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये पूर्वी अफ्रीका का विषुवत के उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र, विषुवत के उत्तर दक्षिण अयनवर्ती क्षेत्र, अयनवर्ती क्षेत्र लगभग 15 से 20 डिग्री जो क्षेत्र है, ठीक है, 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर ये ज्यादा मिलती है। इसके अलावा ये पाई जाती हैं दोस्तों पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में हमारा क्या आ गया, जापान और चीन का क्षेत्र आ गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है ये, और इसके अलावा दक्षिण एशिया में मिलती है, ठीक है। और ये साथ में उत्तरी जो सबसे नॉर्दर्न साइड का जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी मानसून पवने आती है, ठीक है, यहाँ पर भी मानसून पवने पाई जाती हैं। मगर जो बाकी के जो ये क्षेत्र हैं, जिसमें हम एशिया का ये क्षेत्र, दक्षिण एशिया का क्षेत्र छोड़ दें, तो बाकी के क्षेत्रों में ये पवने जो है ये एक फिक्स क्रम ऐसा नहीं होता कि बहुत प्रबल होती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाइड रूप में होती है, ठीक है। मगर अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में मानसून पवने बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अगर सबसे ज्यादा मानसून विंड का डेवलपमेंट हम देखें तो वो सदर्न एशिया, या हम इसको कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है, ठीक है। तो ये मानसून पवने जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रबल होती हैं, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और हम देखिए एशिया में जो मानसून है, इसी से हमारे दक्षिण एशिया में या भारत की हम बात करें तो मानसून जो है इसी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो कृषि है वो पूरी तरह मानसून पर डिपेंड होती है, और भारतीय कृषि को क्या बोला जाता है, मानसून का जुआ बोला जाता है, क्योंकि मानसून अच्छा है तो अच्छी खेती होगी, मानसून डाउन हो जाता है तो अच्छी खेती नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से मानसून शब्द निकल के आया है। तो दक्षिण एशिया का जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें ही सबसे ज्यादा मानसून प्रभावी रहता है। हालांकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये मानसून आती है पवने, ठीक है। अब हम बात करें मानसून के बारे में तो हमने बेसिक जान लिया है। अब ये मानसून जो है इसकी उत्पत्ति को लेकर के, कि मानसून पवने क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इसकी उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने कुछ कुछ अलग धारणाएं दी हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ क्लासिकल थ्योरीज की बात करें, जो परंपरागत रूप से पुरातन जो सिद्धांत चला आ रहा है उसकी बात करें, तो उसमें हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, और वो थ्योरी है हमारी
थर्मल कॉन्सेप्ट यानी तापीय संकल्पना। थर्मल कॉन्सेप्ट या तापीय संकल्पना। और ये तापीय संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी सर एडमंड हैली ने। सर एडमंड हैली एक वैज्ञानिक थे, कहां के थे? इंग्लैंड के थे। इन्होंने 1686 में 1686 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको इन्होंने थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ सर एडमंड हैली रिगार्डिंग मानसून विंड है। ठीक है, तो मानसून पवनों से रिगार्डिंग तापीय संकल्पना किसने दी? सर एडमंड हैली ने दी। अब एडमंड हैली ने भारतीय मानसून के ऊपर ही अपनी बात रखी थी, यानी जो दक्षिण एशिया का मानसून है इसके ऊपर इन्होंने एक सर्कुलेशन को देखा और उसके आधार पर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो मानसून पवने हैं ये मानसून पवने कुछ और नहीं है, बस स्थल समीर और जल समीर का ही विस्तृत रूप है। यानी जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है इसी का बढ़ा हुआ रूप जो है वो क्या है? मानसून विंड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो सागरीय समीर है उसी का विस्तार है। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्थल भाग से जो पवने सागरीय भाग की ओर आ रही हैं वो, और जो सागरीय भाग से पवने स्थलीय भाग की ओर आ रही हैं उन्हीं का विस्तार जो है वो यहाँ पर मानसून पवने कहलाता है। उन्होंने कहा कि ये जो स्थल समीर है ये 6 महीने स्थल से सागर की ओर चल रही होंगी। ठीक है, और 6 महीने सागरीय समीर सागर से स्थल की ओर चल रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने इसको स्थल और सागरीय समीर कहा। ठीक है, अब इसने इसके पीछे कुछ रीजन बताया। इन्होंने इसके पीछे रीजन दिया, वो कैसे दिया इसको समझिए। हम बात कर लें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इसमें अभी समर सीजन है। ठीक है, समर है किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न समर की अगर सिचुएशन की बात करें तो सर एडमंड हैली कहते हैं कि जब नॉर्दर्न समर होता है तो नॉर्दर्न समर में क्या होगा? सूर्य जो है यहाँ पर लगभग हम बात करें कि 21 जून की अगर बात करें हम, ठीक है, तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होता है समर सॉल्स्टिस। 21 जून यानी होता है समर सॉल्स्टिस। ठीक है, यानी होता है ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, अब ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही है तो सूर्य कहां होगा? सूर्य जो है वो होगा कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर होगा सूर्य। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब जब हम 21 जून की बात कर रहे हैं तो 21 जून को पृथ्वी लगभग कुछ ऐसी स्थिति में होगी। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये हमारा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा। सूर्य जो है इसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमक रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ये ग्रीष्म संक्रांति होती है। ठीक है, इसको कर्क संक्रांति भी कहते हैं, समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। अब सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो सोचिए, मैंने आपको इंसोलेशन जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि सीधी किरणों की वजह से तापमान अधिक प्राप्त होता है, सूर्य तक की प्राप्ति ज्यादा होती है। यहाँ से सोलर रेडिएशन जब आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा इंसोलेशन होगा, सूर्य तप होगा, और सूर्य तप की वजह से जो स्थलीय भाग हैं वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सागरीय भाग जो है उनको गर्म होने में समय लगता है। तो जब गर्मी की ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा कि जो स्थल हैं वो क्या होंगे? तेजी से गर्म हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो सागरीय भाग हैं वो अपेक्षाकृत क्या रहेंगे? ठंडे रहेंगे। ठीक है, स्थल की तुलना में ठंडे रहेंगे। अब बताइए, जो भाग ज्यादा गर्म हो रहा है उस पे क्या होगा? उस पे टेम्परेचर क्या है? लो है। ठीक है, और जहां लो टेम्परेचर होता है वहां क्या होता है? हाई प्रेशर। और जो सागरीय भाग जो है वो ठंडे हैं तो सागरीय भाग पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर होता है वहां प्रेशर क्या होता है? लो है। मगर
इन्होंने इस स्थिति को एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई कि कहां पर ये स्थित हो रहा है। इन्होंने कहा कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है वो उत्तरायण है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो उससे जब उत्तरी गोलार्ध में इंसोलेशन अधिक मिल रहा है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा मंगोलिया, और मंगोलिया के उत्तर में यहाँ पर क्या है, बैकाल लेक है। क्या है? लेक बैकाल, बैकाल झील है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि जो बैकाल झील है साइबेरिया में, ठीक है, इस बैकाल झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बैकाल झील के आसपास के साइबेरिया का जो क्षेत्र है, इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो क्या है, हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है इसके यहाँ पर क्या है, पेशावर। ठीक है, तो पेशावर जो है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान के पेशावर का जो पास का क्षेत्र है यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए स्थल भागों पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, जबकि इन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का क्षेत्र और इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है, और उसमें भी विशेष तौर से जो जापान के दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। कारण मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लैंड मास है और लैंड मास जल्दी गर्म होते हैं। तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्थल भाग, सागरीय भाग जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत रूप से ठंडे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट है। अब गर्मियों के दिनों में क्या होगा कि यहाँ से हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगेंगी। ठीक है, यहां से पवनें चलने लगेंगी और इसी को इन्होंने मानसून कहा। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आ रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को इन्होंने कहा था। ठीक है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून जो आ रहा है वो इन्होंने बताया कि ये डिफरेंशियल हीटिंग के कारण समर सीजन में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो डिफरेंशियल हीटिंग के कारण हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और जो पेशावर है और बैकाल झील है, इसके बीच दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। और ये क्या हो गया, अब यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, दाब प्रवणता डेवलप हो गई है और पवनें किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, यहां से आगे इन्होंने देखा कि अब ये तो यहां पर तो हो गया है कि गर्मी में क्या हो रहा है, अब सर्दी की ऋतु में क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी तब की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अब जो ये पवनें जो ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चल रही थी, ठीक है, अब इस सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो अपनी दिशा में परिवर्तन करेंगी। कैसे करेंगी, देखिए अब हम बात करते हैं शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इसमें है विंटर सीजन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में क्या होगा, जो सूर्य है वो कहां होगा, अब मान लीजिए मकर रेखा पर हम देखें, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहां पर होगा, और यहां पर कब होगा, यहां पर होगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, और इसको बोला क्या जाता है, विंटर सॉल्स्टिस बोला जाता है, या इसको शीत संक्रांति बोला जाता है, या मकर संक्रांति कह सकते हैं। ठीक है, तो अब 22 दिसंबर को सूर्य जो कहां है, दक्षिणायन है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। कैसे है कि अब जो है पृथ्वी जो है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में होगी। ठीक है, और जो सूर्य है वो अब उसकी किरणें कहां पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए जब सूर्य की किरणें यहां पड़ रही हैं तो अब यहां पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो अब सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ रही हैं और इसकी वजह से क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा। ठीक है, और इंसोलेशन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा, स्थल भाग जो है वो अधिक गर्म हो नहीं पाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा,
तापमान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बैकाल लेक का जो क्षेत्र बता रहे थे, इस बैकाल लेक का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ये जो पेशावर का क्षेत्र जो उत्तरी पाकिस्तान की ओर है, ठीक है, बैकाल लेक और पेशावर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी। पूरा क्षेत्र जो बैकाल लेक के आसपास का साइबेरिया का क्षेत्र है, ये तो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा, और लो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके का बात जो है वो बैकाल इसमें पेशावर के क्षेत्र में होगी कि यहाँ पर भी लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मगर होगा क्या कि जो यहाँ जापान के जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये क्या है, पैसिफिक ओशन का क्षेत्र। इस पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है, ये देखें तो अपेक्षाकृत रूप से ये अधिक गर्म होगा, यानी कि ये थोड़ा हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर, क्योंकि सदन की तरफ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जलीय भाग है, जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो इस वजह से अगर यहाँ की बात करें और साथ में हम बात करें कि हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशन, ये भी क्या होगा, अपेक्षाकृत रूप से गर्म होगा, कंपैरेटिवली लैंड से गर्म होगा। और साथ में हम सदर्न की बात करें, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हम सदर्न इंडियन ओशन की बात करें, तो यहाँ पे तो लो प्रेशर होना ही है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, अब सदर्न साइड में है, दक्षिण की ओर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब विंड की डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाएगी और इस तरीके से पवनें चलने लगेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर बहुत स्टीप हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। तो इस तरीके से सर्दी की ऋतु में पवन जो है उसकी दिशा पूरा 180 डिग्री चेंज हो गई है, ठीक है। अब इनका दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर एक किधर चल रही है, यहाँ पर इन्होंने देखा कि दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चल रही है। और यहाँ पर कैसे चल रही है, यहाँ पर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। तो इस तरीके से देखा हमने कि वर्ष में दो बार, एक बार तो ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में, वर्ष में दो बार जो है इनकी दिशा में पूरी तरह परिवर्तन होगा, 180 डिग्री पूरी तरह चेंज। पहले अगर यूं जा रही थी तो अब ये यूं आ रही है, पूरा रिवर्सल हो जाता है इसका सर्कुलेशन का, और इसीलिए इनको मानसून विंड कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा है, शीत ऋतु का है, और ये ग्रीष्म ऋतु का जब समर सीजन है तब का है। अब देखिए समर सीजन में ये पवनें किधर चल रही हैं, समर सीजन में अगर देखें तो ये पवनें चल रही हैं सागर से स्थल की ओर। यहाँ क्या है, स्थल भाग है, लैंड मास है, ठीक है। सागर से स्थल की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है मानसून पवनें। अब अगर हम बात करें जब शीत ऋतु होगी तो शीत ऋतु में ये क्या है, स्थल भाग है, और स्थल भाग से किधर चल रही हैं, सागरीय भाग की ओर चल रही हैं, ठीक है। स्थल भाग से सागर की ओर चल रही है शीत ऋतु में। और कौन सी पवनें हैं, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें हैं। और इधर से क्या बोलेंगे इनको, दक्षिण पश्चिमी, क्योंकि पवन की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है, पवन की डायरेक्शन डिसाइड होती है कि वो जिस तरफ से आ रही है वैसा ही पवनों का नाम होता है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम से आ रही है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, ये उत्तर पूर्व से आ रही है तो ये उत्तर पूर्व मानसून पवनें होंगी। अब देखिए, अब हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में जब यहाँ से जब पवनें जाएंगी तो ये पवनें गर्म पवनें होंगी, ठीक है। और ये गर्म पवनें जो है वो कहां से चल रही हैं, सागर से चल रही हैं, और सागर पे क्या है, जल है, और जल है तो जल वाष्प भी होगी, और जल वाष्प अगर है तो पवनों को क्या मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी, ठीक है। और जब ये ह्यूमिडिटी लेकर के यहाँ से जाएंगी, जैसा कि एडमंड हेली ने कहा कि जब ये यहाँ से ह्यूमिडिटी लेके जाती हैं तो स्थल भाग पर, ये शब्द किसके थे, एडमंड हेली के थे, कि स्थल भाग पर जहां कहीं भी अवरोध आएंगे, जैसे कहीं पर्वत आ जाएं, कहीं पठार आ जाएं, या फिर धरातल में कहीं भी उठाव होगा, वहां पर ये पवनें क्या करेंगी, इस जलवाष्प की वजह से, देखिए ऐसे होगा कि ये मान लीजिए लैंड का रीजन है और ये ओशियन है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ओशियन है।
ये ओशियन है। अब यहाँ ओशियन से ये विंड किधर से आ रही है, ओशियन से। अब ये जब कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर पर्वत क्षेत्र आ गया, ये उठा हुआ भाग है, तो इसके साथ साथ ये ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने की वजह से जब इनमें ऐसे उठाव होता है तो उठाव की वजह से साथ में जो जलवाष्प या आर्द्रता अगर ये लेके आ रही हैं तो फिर क्या होगा, ये ऊपर उठने पर ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो यहाँ पर होगा क्या, संघनन, और संघनन होगा तो क्या होगा, बादल निर्माण, और बादल निर्माण होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वर्षा होगी। यानी इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक तरीके से ओरोजेनिक रेन यानी पर्वतीय वर्षा होती है, सिर्फ तभी होगी जब रास्ते में कोई अवरोध आ जाए और वो भाग वहां पर जब अवरोध उत्पन्न करेगा पवन के लिए तो पवनें ऊपर उठेंगी और बादल निर्माण होगा और वर्षण होगा। तो ये तो किसकी बात कर रहे थे हम, दक्षिण पश्चिम की, जो हमारी जो समर में जो विंड चल रही थी इनकी, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनें जो सागर से स्थल की ओर आती हैं वो अपने साथ वर्षा लाती हैं, ठीक है। मगर अगर उत्तर पूर्वी पवनों की बात करें तो अब उत्तर पूर्वी पवनें किधर चल रही हैं, उत्तर पूर्वी पवनें तो अलग डायरेक्शन से चल रही हैं। ये पवनें चल रही हैं, ये अगर सागरीय भाग है तो ये स्थल से सागर की ओर चल रही हैं, ठीक है। और जो स्थल से सागर की ओर चलते हैं पवनें, अब यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर अपने आप में स्थल भाग जो है वो कैसे होते हैं, शुष्क एरिया है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्या है, ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सतह बहुत ज्यादा ठंडी है, और ठंडी सतह है इसी वजह यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इससे जो पवनें चलेंगी अब वो ह्यूमिडिटी लेके नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो ठंडी वायु है, ऊपर से यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा में कमी है, जो सागर पे जलवाष्प ज्यादा होगी तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी नहीं लाएंगी, और ह्यूमिडिटी नहीं लाएंगी तो ये पवनें कैसी होंगी, ये पवनें होंगी शीत शुष्क पवनें, ड्राई होंगी। अब सोचिए यहाँ पर जब पवनें आ रही हैं तो ये क्या बादल निर्माण करेंगी, बादल निर्माण नहीं करेंगी, वर्षा नहीं करेंगी, ये एडमंड हेली ने बताया, ठीक है। तो एडमंड हेली के अनुसार उत्तर पूर्व से आने वाली जो स्थलीय पवनें हैं जो कि शीत ऋतु में, उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में चल रही हैं, वो वर्षा नहीं करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने पवनों का जो क्रम था उसको पूरी तरह से रिवर्स करके बताया कि ये मानसून पवनें स्थल और जल से चलने वाली पवनें ही हैं, जो कि 6 महीने जो है 6 मंथ स्थल से, लैंड से और ओशियन की तरफ चलती हैं, और 6 मंथ ओशियन टू लैंड की ओर चलती हैं, ठीक है दोस्तों। मगर इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में बहुत सी कमियां थी। आज की अगर दृष्टि से देखें, आज के समय में देखें तो ये सिद्धांत जो है वो कहीं भी पूरी तरह से माना नहीं जा सकता है। क्या क्या कमियां थी इस पर हम बात करते हैं कि क्या कमियां थी इनके सिद्धांत में। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो इन्होंने माना कि इन्होंने सीधा सीधा इसको तापीय संकल्पना से जोड़ा कि ताप जो है इधर स्थल भाग जो है उनका और जलीय भाग जो है उनका एक टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट होता है, एक थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है, उसकी वजह से ये विकसित होती हैं। इन्होंने कहा कि भैया उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरायण होगा, जब नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर बात की थी हमने, जब उत्तरी गोलार्ध में होगा सूर्य तो इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र पर पूरे तापमान अधिक हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा जो हमने देखा, और इसकी वजह से पवनें इस तरफ चलने लगेंगी। अगर ऐसी बात हम मान भी लें तो आप देखेंगे इंडिया में लो प्रेशर कब क्रिएट हो जाता है, इंडिया में तो अप्रैल में ही गर्मी हो रही है, और अप्रैल में गर्मी होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर हो गया है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडिया में। तो अब ऐसी स्थिति है तो मानसून जो है उस मानसून को अप्रैल के मंथ में ही आ जाना चाहिए था, ठीक है। मगर मानसून इंडिया में कब आता है, इंडिया में मानसून जून के बाद ही आता है, जून से पहले इंडिया में मानसून नहीं आता है, और ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो इसलिए इनकी पहली तो ये बात ही गलत साबित हो जाती है कि सिर्फ तापमान की वजह से उत्पन्न हुए निम्न दाब की वजह से ये पवनें स्थल जल से स्थल की ओर चलने लगेंगी और मानसून आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मानसून अप्रैल में नहीं आता, जून में जाके हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से पवनें 6 महीने तो स्थल से जल से स्थल की ओर चल रही है, और 6 महीने कहाँ चल रही है, स्थल से जल की ओर चल रही है।
यानी 6 मंथ तो कैसे चल रही है, ये चल रही है लैंड टू ओशियन, और 6 मंथ कैसे चल रही है, ये ओशियन टू लैंड। ठीक है, यानी ये 6 महीने की जो दशाएं हो रही हैं, इन 6 महीनों की दशाओं से तो ऐसा लग रहा है कि और कोई जो सीजन है, कोई ऋतु जो है वो पाई जानी नहीं चाहिए। मगर हम इंडिया में क्या देखते हैं कि इंडिया में 2 से अधिक ऋतुएं पाई जाती हैं, 2 से ज्यादा सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो इनके अनुसार तो सिर्फ 2 ही ऋतुएं होनी चाहिए थी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 ऋतुएं तो इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे भी इनका सिद्धांत जो है वो गलत साबित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें इनके सिद्धांत की, इन्होंने कहा कि लो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से क्रिएट हो रहा है, मगर सिर्फ ताप के आधार पर ही लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, ताप की वजह से ही हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होता। इनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ हम डायनेमिक चीजें, जैसे पृथ्वी का घूर्णन भी जो है उसके कारण भी कुछ मात्रा में हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी, जैसे हम पवन की हमने बात की थी कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, और घूमने की वजह से क्या है कि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, जिसके अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, पवनें जो है वो अपने विपरीत दिशा में जाती हैं। जैसा कि हमने कहा देखा था, डिफ्लेक्शन का कहा देखा था, हमने देखा था कि जो उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बन रहा था, जो 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर जो बन रहा था, ये किसकी वजह से बनता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। घूर्णन की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपकेंद्री बल, इससे पवनें क्या करती हैं, पृथ्वी से धरातल से दूर जाती हैं, फैलती हैं, और इस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने का कारण जो है वो पृथ्वी का घूर्णन भी हो सकता है। और जब पवनें यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पवनें क्या करेंगी, जब कहीं पर डिसेंड करेंगी, यानी जब पवनें नीचे अवतलित होती हैं, तो अवतलित होती हुई पवनें भी हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। यानी कि लो प्रेशर क्रिएट होना सिर्फ तापमान पर आधारित नहीं हो सकता, हाई प्रेशर क्रिएट होना सिर्फ तापमान पर आधारित नहीं हो सकता, इसमें कुछ डायनेमिक चीजें भी हैं, जैसे जेट स्ट्रीम भी है, जेट स्ट्रीम का भी इसमें योगदान होता है, तो उनका इनमें कहीं कोई मेंशन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, यानी इन्होंने ताप के ऊपर ही पूरी धारणा दे दी, बल्कि इन्होंने डायनेमिक चीजों को, जो गतिक क्रियाएं थी, उनको कोई महत्व नहीं दिया। जैसे पृथ्वी का घूर्णन के कारण उत्पन्न यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके अलावा पवनों का डिसेंड करना, नीचे अवतलित होना, और उससे क्रिएट हाई प्रेशर, और ना ही इन्होंने जेट स्ट्रीम को कोई भी महत्व दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और कमी इसमें रखी, ये एक बेसिक चीज है, हमने हमेशा पढ़ा है कि जब मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड एरिया पर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है स्थल भाग पर। जब लैंड पे हाई टेम्परेचर होगा तो इसके आसपास में जो ये एयर होगी, ये एयर क्या करेगी, यहाँ पर गर्म होगी, और एयर गर्म होने की वजह से क्या होगा, एयर में फैलाव होगा तो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ये एयर कहाँ होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है, और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जब वायुमंडल में या ऊपरी ऊंचाई पर चली गई है, तो ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पे क्रिएट क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो ये पवन जो है वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहाँ से दूसरी दिशा में चलेगी, और कहीं जाकर के ये ठंडी वायु जो है वो क्या होगी, नीचे अवतलित होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इस क्षेत्र में यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करें, जो इन्होंने जो बताई हेली ने, इसको यहाँ अप्लाई करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर जो है वो कहाँ पर है, ये हमारी बैकाल लेक है। ठीक है, बैकाल लेक है, या फिर इसको मान ले कि पेशावर का रीजन है, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और इंडियन ओशियन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है इंडियन ओशियन में।
ठीक है, अब इन्होंने ये तो कह दिया कि यहाँ पर जो ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर स्थल के साथ साथ इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर मानसून विंड चल रही है, ये हमारी मानसून पवनें हैं। ठीक है, तो मानसून पवनें जो है, जो हमने ये कंडीशन हम देख रहे हैं जब समर सीजन है। समर सीजन में इंडियन ओशियन में क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है और डेक्कन लेक और पेशावर में लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से सतह के साथ तो हमने सरफेस के साथ तो देख लिया कि मानसून विंड चल रही है, मगर अब ये ऊपर जो अपर एयर सर्कुलेशन है, ये क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन है। ये अपर एयर सर्कुलेशन भी होना चाहिए था, मगर इन्होंने एडमंड हेली ने इसके बारे में कोई बात, कोई जिक्र नहीं की। और ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये कैसा होगा, ये काउंटर होगा, इसे काउंटर सर्कुलेशन कहना चाहिए। ये विपरीत सर्कुलेशन है, क्योंकि मानसून विंड जो है वो किधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है। मानसून विंड अगर इस दिशा में जा रही है तो ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऊपरी वायुमंडल में। ठीक है, तो क्षोभमंडल के अंदर ही ऊपरी वायुमंडल में देखें हम, तो क्षोभमंडल के अंदर ऊंचाई पर ये अपर एयर सर्कुलेशन रिवर्स में चलना चाहिए। तो इस तरीके से एडमंड हेली ने कोई भी काउंटर सर्कुलेशन या अपर एयर सर्कुलेशन का इसमें जिक्र नहीं किया, इसको कोई इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस वजह से ये सिद्धांत जो है ये थोड़ा सा, इस सिद्धांत को भी नकारा गया। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन की बात की। इसके अलावा भी इस सिद्धांत की और कमियां हैं। इन्होंने कहा दोस्तों, एडमंड हेली ने क्या कहा, एडमंड हेली ने कहा कि जब ये पवनें यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो रास्ते में जहां कहीं भी मान लीजिए पर्वत आ जाए, ठीक है, कहीं पठारी क्षेत्र आ जाए, तब ये उनसे क्या होगी, असेंड करेगी, उनके जो ढाल है उस ढाल के सहारे ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने के बाद ये ठंडी होंगी, कंडेंस होगी और कंडेंस होके वर्षा होगी। यानी इन्होंने जो वर्षा का प्रकार बताया था, इनकी जो वर्षा थी, जो रेनफॉल थी, वो रेनफॉल थी पर्वतीय वर्षा, यानी ओरोजेनिक रेन थी। इन्होंने सिर्फ पर्वतीय वर्षा को ही महत्व दिया, मगर हमने देखा है आज की स्थिति में हम देखें तो जो एशिया का ये जो रीजन है, दक्षिण एशिया में, भारत में हम देखें तो सिर्फ पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, इसके साथ साथ संवहनीय वर्षा भी होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल संवहनीय वर्षा भी होती है। इसके अलावा कुछ चक्रवातीय वर्षा भी होती है। ठीक है, साइक्लोनिक रेन भी होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। यानी ये जो वर्षा है, जो मानसून पवनें जो आ रही हैं, इन मानसून पवनों से आने वाली वर्षा पूरी तरह मात्र पर्वतीय वर्षा न होके पर्वतीय, संवहनीय और चक्रवातीय, इन तीनों का ही एक मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। इन तीनों की वजह से ही वर्षा, तीनों ही प्रकार की वर्षा होती है मानसून विंड से। तो यहाँ भी इनकी थोड़ी जो है वो गलत साबित हुई, इनके द्वारा कही गई बात यहाँ भी थोड़ा गलत साबित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकी काफी सारी जो सिद्धांत इन्होंने जो दिया था, इसमें बहुत सी कमियां निकल के आती हैं। इसके अलावा भी एक और चीज अगर हम देखें तो इन्होंने दोस्तों कोरियोलिस जो बल है, जो कोरियोलिस बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है, उस कोरियोलिस बल को महत्व नहीं दिया इन्होंने, इसका कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है और इसके प्रभाव में जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर विस्थापित होती है, डिफ्लेक्ट करती हैं, मगर इन्होंने यहाँ कोरियोलिस बल को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने नहीं कहा कि इस ओर से आने वाली कोई भी जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये विश्वत को पार करके और अपनी दिशा परिवर्तित करके इस तरह दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों के रूप में चलने लगेंगी, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सीधा कहा कि इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर है और यहाँ से लो प्रेशर की तरफ एक सागरीय समीर, एक सी ब्रीज जो है वो 6 महीने तक चलती रहेगी और वो पर्वतों से टकरा के वर्षण करती रहेगी। इन्होंने यहाँ पर कोरियोलिस बल को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और इस वजह से भी इनका सिद्धांत जो है उसको गलत माना गया। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्षा हो रही थी, जिसमें इन्होंने पर्वतीय वर्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, यहाँ पर इन्होंने दोस्तों किसी भी तरीके से अगर देखें तो जलवाष्प जो है ये भी अपने आप में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जलवाष्प को भी इन्होंने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, और इसके अलावा इन्होंने कोई भी रुद्धोष्म पतन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, रुद्धोष्म पतन दर की कोई बात नहीं की इन्होंने, ठीक है। ऊष्मा की और रुद्धोष्म पतन दर की कोई बात नहीं की, और ना ही इन्होंने किसी तरीके की गुप्त ऊष्मा की बात की, ठीक है। तो वर्षा होने के लिए, क्योंकि मानसून पवने का पढ़ रहे हैं हम, तो मानसून पवनों की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? मानसून पवनों के इंपॉर्टेंस हमारे अगर भारतीय उपमहाद्वीप पर देखें तो एक ही हमें वर्षा चाहिए, रेनफॉल चाहिए, और इसीलिए हम मानसून पवनों को पढ़ते हैं। अब जब मानसून पवनों का काम ही वर्षा के लिए है, तो इन्होंने वर्षा के लिए ना तो कोरिलेंस बल को कुछ इंपॉर्टेंस दी, ना जलवाष्प को कोई इंपॉर्टेंस दी कि भाई जलवाष्प कम होगी कि ज्यादा होगी। कभी जलवाष्प जैसे पवने जो है वो पर्वतीय ढालों पर ऊपर उठ रही हैं, तब यहाँ पर वर्षा कर देंगी, विपरीत ढालों पर बैठेंगी, तब तक उनमें आर्द्रता का लॉस हो चुका होगा, तो वो शुष्क होंगी। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। ना ही इन्होंने कुछ रुद्धोष्म पतन दर की बात की, कितनी ऊंचाई पर किस दर से तापमान में डिफरेंस आता है, कितनी दर पर तापमान कम होता है, वो भी इन्होंने नहीं बताया। ना ही इन्होंने गुप्त ऊष्मा की बात की कि जो लेटेंट हीट है वो क्या, लेटेंट हीट जो है वो क्या रोल प्ले करती है पवनों के ऊपर उठ करके और ठंडा होने में, ठीक है। तो इस बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। इसलिए ये जो सिद्धांत था एडमंड हैली का, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इनका ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित हुआ, इसको पूरी तरह से नकार दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था एडमंड हैली की तापीय संकल्पना, और हमने मानसून पवनें क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गत्यात्मक संकल्पना, एक डायनेमिक थ्योरी जो फ्लोन की थी, वो किस तरीके से मानसून पवनों के फ्लो को, प्रवाह को बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।